वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है कि आरटीपी रूम टेम्परेचर प्रेशर पर अमोनिया गैस के 15 मोल्स का वॉल्यूम बताना है। देखिए एक मोल कितने का वॉल्यूम होता है 24 डेसीमीटर क्यूब, और अगर 15 के लिए करना है तो फिर आपको दोनों साइडों को 15 के साथ ज़रब करनी पड़नी है। तो जब 15 को 24 के साथ ज़रब करोगे तो आपके पास आएगा 360 डेसीमीटर क्यूब। बात की समझ आई कि नहीं? एक मोल में होती है 24 और 15 के लिए चेक करना, तो 24 को 15 से ज़रब करेंगे तो 360 डेसीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला आपका एमसीक्यूज है, कुदरती गैस CH4 के कितने मोल्स सिलेंडर में मौजूद होंगे अगर आरटीपी पर इसका वॉल्यूम। देखिए उसने हमें वॉल्यूम बता दिया हुआ है और उसने कहा है कि कितने मोल्स होंगे इसके। तो इसको हम थोड़ा सा करते हैं। तो एमसीक्यू समझने की ये कोशिश करें कि उसने कहा है कि CH4 के कितने मोल्स सिलेंडर में मौजूद होंगे अगर उसका इतना वॉल्यूम है। तो ये तो 18 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए बताया। अगर मुझे एक मतलब डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए मोल्स का पता चल जाता है ना, तो फिर मैं 18 के लिए निकाल लूंगी। अभी मैंने आपको बताया कि एक मोल के अंदर कितने होते हैं 24 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, अब अगर 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए निकाला है तो ये 24 इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/24 मोल बन जाएंगे कितने 1 डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब में। अब हमने तो 18 डेसीमीटर क्यूब में मोल्स बताने हैं, तो 18 के लिए हम दोनों साइडों को क्या करेंगे, 18 के साथ ज़रब काट देंगे। तो 18 को ज़रब किया 1/24 पे इस साइड पे, और इस साइड पे 18 को 1 डेसीमीटर क्यूब के साथ भी किया। ये मोल भी इधर लिख लीजिएगा। अब 18 को 24 पे डिवाइड करोगे कैलकुलेटर पे तो 0.75 मोल आपके पास आंसर आता है। ठीक है, तो 18 एक 18, तो 18 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 0.75 मोल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरह देखिए, ऑप्शन आपका आंसर है 0.75 मोल, ये अलीफ वाला आपका ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड वाला एमसीक्यूज, कहता है अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का 2.0 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में हल किया जाए तो इसका मोलर इर्तकाज बताएं, इसकी मोलर कंसंट्रेशन बताएं। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो देखिए उसने हमें मैस दिया हुआ था 2.0 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर का क्यूब। अब वॉल्यूम जो होता है डेसीमीटर क्यूब में होता है, तो जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 पे आपने डिवाइड करना है। जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 0.1 डेसीमीटर क्यूब, इसका आंसर आएगा। अब हमने तो मोलर कंसंट्रेशन निकालनी थी। ठीक है, मोलर इर्तकाज निकालना था, तो वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। अब देखिए वॉल्यूम तो मेरे पास यहाँ है 0.1 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट मोलर मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैस उसे दिया हुआ 2.0 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मैस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। आपको पता है कि पोटाशियम का जो मोलर मैस होता है 39 होता है, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको 2 से ज़रब करना पड़ना है, तो 2 × 39, तो 2.0 2 को 39 से करेंगे तो आपके पास 56 आएगा। इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आपको 0.36 जो है देगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में उसने 0.36 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर अलीफ वाला हमारा बनता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इर्तकाज के साथ इसके सोल्यूशन 15 डेसीमीटर क्यूब बनाने के लिए NaCl की कितनी मिकदार दरकार होगी। तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाती हूँ, वहां से समझ लें। देखिए उसका क्वेश्चन था कि 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इर्तकाज मतलब कि कंसंट्रेशन उसकी दी हुई है, इर्तकाज उसने दिया हुआ है के साथ इसके सोल्यूशन के 15 डेसीमीटर क्यूब, साथ वॉल्यूम भी दिया हुआ है। कंसंट्रेशन और वॉल्यूम मतलब कि इर्तकाज और वॉल्यूम दिया हुआ है। कहता है बनाने के लिए NaCl की कितनी मिकदार दरकार होगी, मतलब उसका कितना मैस चाहिए होगा। तो देखिए मैस आपके पास होता है इर्तकाज ज़रब वॉल्यूम, तो दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। इर्तकाज उसने दिया हुआ है हमें 0.7, इर्तकाज की जगह 0.7, और वॉल्यूम उसने दिया हुआ है 15 डेसीमीटर क्यूब। दोनों की जगह उनकी वैल्यूज पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट 5 वाला कहता है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब मर्तकज सल्फ्यूरिक एसिड 20 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है जिसका इर्तकाज 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का इर्तकाज मालूम करें। देखें सबसे पहले समझें कि सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 की बात हो रही है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH की बात हो रही है। अब कहते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब मर्तकज सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम बता रहा है, जिसको मैं V1 का नाम दूंगी व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, मैं इधर ही आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग इधर ही नोट कर लें कि ये V1 है। और कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड
20 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दूसरा वॉल्यूम, इसको आपने V2 का नाम दे देना है, से रिएक्शन करता है, जिसका इर्तकाज मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कार्ड है, तो कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का इर्तकाज मतलब कि M2 आपको दे रहा है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का इर्तकाज मालूम करें। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास स्टार्ट में था, तो M1 हमने फाइंड करना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिखवा दी हूँ, ये मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को जो समझाया वहाँ से आप लोग भी अब ये समझ लें। तो न्यूमेरिकल नंबर आपके पास जो 5 वाला है, इसको मैं साथ साथ बोलती जाती हूँ और साथ साथ समझाती जाती हूँ। कहता है फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, मतलब इसकी मोलर कंसंट्रेशन M1 आपने फाइंड करना है H2SO4 का इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। आंसर आना चाहिए इफ इट्स 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर मोलर कंसंट्रेशन को M1 है तो वॉल्यूम उसका V1 बन जाएगा, वो हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। रिएक्ट इसने किसके साथ करना है, विद 20 सेंटीमीटर क्यूब, एक और वॉल्यूम आ गया, वो V2 आपके पास होगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH, पहला आपके पास था H2SO4, उसके लिए मैंने मोलर कंसंट्रेशन M1 और वॉल्यूम V1 रखा। दूसरा आपके पास है NaOH, उसका वॉल्यूम मैंने V2 रख लिया। हैविंग कंसंट्रेशन, तो इसकी कंसंट्रेशन M2 हो जाएगी आपके पास, वो है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कहता है कि जब आपके पास H2SO4 का आपके पास रिएक्शन होता है NaOH के साथ, तो फिर आपने बताना है कि कितनी कंसंट्रेशन होगी इसकी कितनी मिकदार होगी। तो रिजल्ट में आपको बच्चों क्या मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा प्लस 2H2O मिलेगा। अब देखिए ना, हमने मोलैरिटी बतानी है, तो दोनों की मोलैरिटी अगर हम लोग उनके फार्मूलों को बैलेंस करें तो आपके पास मोलैरिटी का फार्मूला आएगा M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। अब देखिए M1 तो हमने फाइंड करना है, इसको मैं इधर रहने देती हूँ, पहले मैं ये सारी चीजें लिख लेती हूँ। M2V2 डिवाइडेड बाय N2, ये N1 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर मल्टीप्लाई, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए M2 की वैल्यू उसने हमें यहाँ 0.1 दी हुई थी, वो मैंने पुट की। V2 की वैल्यू मुझे 20 दी हुई थी, वो पुट की। N2, अब देखिए N2 मतलब कि आपके पास जो सेकंड वाला है उसमें कितने मोल्स लिए हैं, आपने 2 लिए हैं, तो इसकी जगह आपके पास 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई N1 में पहले वाले में आपने कितने मोल्स लिए हैं, 1 लिया है, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और V1 आपके पास कितना हमने लिखा है, 10 सेंटीमीटर लिखा है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए ना, 2 10 20 बन जाएगा, ऊपर भी 20 है, तो ये तीनों तो आपस में काट के 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 ही मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगा, और यही चीज उसने हमसे रिक्वायर की हुई थी, ठीक। तो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमें जीम वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 6 वाला एमसीक्यूज है, अगर किसी कंपाउंड का मोलर मैस ये कंपाउंड का मोलर मैस है 178 ग्राम पर मोल हो, और इसका इंपीरिकल फार्मूला C3H5, मतलब इंपीरिकल फार्मूला भी दे दिया है और मोलर मैस भी दे दिया, तो कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमने फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए मोलर मैस कंपाउंड का दिया था, मैंने लिखा है मोलर मैस ऑफ कंपाउंड 178 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, और उसने कहा है कि इंपीरिकल फार्मूला भी मैंने दे दिया C3H5O3 दिया हुआ है, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है आपके पास N इंटू इम्पीरिकल फार्मूला, ठीक है, और इम्पीरिकल फार्मूला तो इसने दिया हुआ, इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब N फाइंड करते हैं हम लोग। N हमारे पास क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस, किसका मोलर मैस, अब आप इसका लेंगे, ये कंपाउंड का है, आपने इसका मोलर मैस फाइंड करना है, ठीक है, N के लिए। तो मोलर मैस ऑफ C3H5O3 का फाइंड करेंगे। अब ये जो मैस है ये हमें कंपाउंड का मैस तो दिया हुआ था 178, वो पुट कर दिया। इसका मोलर मैस फाइंड करेंगे तो देखिए इसकी बेस में 3 है, तो 3 पहले लिखेंगे, और कार्बन का मैस होता है 12, वो लिख दिया, फिर प्लस का साइन आएगा। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसकी बेस में 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन का मैस कितना होता है, 1 होता है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन की बात करेंगे, इसकी बेस में 3 लिखा हुआ है, तो 3, और ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16 मैस, ये आपने लिख दिया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 5 और 48 आपके पास आएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 89 आ जाएगा। इनकी कटिंग करें, 89 2s are 178, तो यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा n की वैल्यू। अब यही वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मैंने कहा पुट इक्वेशन 1, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला n की जगह आपने 2 पुट कर देना, और आगे ये एज इट इज। अब 2 को अंदर कर दें मल्टीप्लाई, तो 2 3s are यहाँ 6 बन जाएगा, 2 5s are आपके पास 10, और 2 3s are आपके पास 6 आ जाएगा। तो C6H10 और 6 आप देखिए आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब कहते हैं जब कुदरती गैस हवा में जलती है तो कौन सारी एक्टिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, तो देखिए कुदरती गैस ही इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास होता है। उसके बाद 8 वाला एमसीक्यूज, अगर किसी कंपाउंड की एक्चुअल यील्ड 0.198 ग्राम है जबकि थ्योरेटिकल यील्ड 0.217 ग्राम है, तो इसकी परसेंटेज यील्ड जो है हमने फाइंड करनी है। तो हम जो है इसको रजिस्टर पे करते हैं।
तो न्यूमेरिकल नंबर आपके पास जो 5 वाला है, इसको मैं साथ साथ बोलती जाती हूँ और साथ साथ समझाती जाती हूँ। कहता है फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, मतलब इसकी मोलर कंसंट्रेशन M1 आपने फाइंड करना है H2SO4 का इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। आंसर आना चाहिए इफ इट्स 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर मोलर कंसंट्रेशन को M1 है तो वॉल्यूम उसका V1 बन देगा, वो हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। रिएक्ट इसने किसके साथ करना है, विद 20 सेंटीमीटर क्यूब। एक और वॉल्यूम आ गया, वो V2 आपके पास होगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH। पहला आपके पास था H2SO4, उसके लिए मैंने मोलर कंसंट्रेशन M1 और वॉल्यूम V1 रखा। दूसरा आपके पास NaOH, उसका वॉल्यूम मैंने V2 रख लिया। हैविंग कंसंट्रेशन, तो इसकी कंसंट्रेशन M2 हो जाएगी आपके पास, वो है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कहता है कि जब आपके पास H2SO4 का आपके पास रिएक्शन होता है NaOH के साथ, तो फिर आपने बताना है कि कितनी कंसंट्रेशन होगी इसकी, इसकी कितनी मिकदार होगी। तो रिजल्ट में आपको बच्चों क्या मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा प्लस 2H2O मिलेगा। अब देखिए ना, हमने मोलैरिटी बतानी है, तो दोनों की मोलैरिटी अगर हम लोग इनके फार्मूलों को बैलेंस करें तो आपके पास मोलैरिटी का फार्मूला आएगा M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। अब देखिए M1 तो हमने फाइंड करना है, इसको मैं इधर रहने देती हूँ, पहले मैं ये सारी चीजें लिख लेती हूँ। M2V2 डिवाइडेड बाय N2, ये N1 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर मल्टीप्लाई, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए M2 की वैल्यू उसने हमें यहाँ 0.1 दी हुई थी, वो मैंने पुट की। V2 की वैल्यू मुझे 20 दी हुई थी, वो पुट की। N2, अब देखिए N2 मतलब कि आपके पास जो सेकंड वाला है उसमें कितने मोल्स लिए हैं आपने, 2 लिए हैं, तो इसकी जगह आपके पास 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई N1 में पहले वाले में आपने कितने मोल्स लिए हैं, 1 लिया है, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और V1 आपके पास कितना हमने लिखा है, 10 सेंटीमीटर लिखा है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए ना, 2 10 20 बन जाएगा, ऊपर भी 20 है, तो ये तीनों तो आपस में काट के 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 ही मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगा, और यही चीज उसने हमसे रिक्वायर की हुई थी, ठीक है। तो इसी हिसाब का जो है MCQs था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले MCQs की तरफ। कहता है इफ द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 178 ग्राम पर मोल एंड इट्स इंपीरिकल फार्मूला इज C3H5O3, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना बहुत इजी आपके पास काम होता है, मैंने ये किया हुआ है तो मैं इसको बता देती हूँ। देखिए उसने ना हमें क्या बताया हुआ है, उसने हमें इंपीरिकल फार्मूला दे दिया है इस, ठीक है, उसने कहा इंपीरिकल फार्मूला मैंने आपको दे दिया, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले का फार्मूला होता है N इंटू इंपीरिकल फार्मूला, और इंपीरिकल फार्मूला उसने दे दिया वह C3H5O3। अब हमने N फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे इस फार्मूले इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास किसके बराबर होते हैं, मैस पर यूनिट मोलर मैस, ठीक है। और मोलर मैस उसने हमें दिया हुआ है, देखे ना, उसने 178 ग्राम पर मोल, तो ये मोलर मैस आपके पास ये हमें इसने दिया हुआ है, मोलर मैस दिया हुआ है। अब हमने मैस फाइंड करना है किसका, इसका। तो देखिए सबसे पहले कार्बन का आपको पता है 12 होता है, ठीक है, और इसके 3 आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। हाइड्रोजन का आपके पास 1 होता है मोलर मास, और ये 5 इसकी बेस में है, तो 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस का साइन। ऑक्सीजन का मास होता है 16, और ये 3 बेस में है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 12 आर 36, 5 1 आर 5, 3 16 आर 48, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 89 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एन का आंसर तो आपके पास जो है वो आ गया हुआ है, इसका मोलर मैस का आपके पास आंसर आ गया। ये हमने मोलर मैस फाइंड किया, ठीक है, एम इसको लिख लें। अब इसमें पुट करें तो n इज इक्वल टू मैस उसने हमें दिया हुआ था 178, वो पुट किया, और मोलर मैस अभी हमने 89 फाइंड किया है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, n की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, ये वैल्यू आप पकड़ के यहाँ पुट कर देंगे, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 आई थी, ये पुट की, और आगे हमने यही चीज लिख दी, ठीक है। देखिए ना 2 और इसके आगे C3H5O3 आप लिखेंगे, तो जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 2 6 बन जाएगा, 5 को 2 से करेंगे तो 10, और 3 को 2 से करेंगे तो यहाँ से 6 बन जाएगा, तो ये 2 नहीं इधर आता, C6H10O6 आपके पास आएगा, जो कि आपके पास बन रहा है बी वाला करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 7 वाला MCQs है, कहता है व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर व्हिच कंपोनेंट्स इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जाहिर नेचुरल गैस आपके पास एक लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे होता है, जब हवा में जो है नेचुरल गैस को जब
आप बर्न करते हैं, तो इसका डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद लास्ट वाला आपका एमसीक्यूज है, इफ द एक्चुअल यील्ड ऑफ अ कंपाउंड इज 0.198 while the theoretical yield is what will be the percentage yield। तो परसेंटेज यील्ड कैसे आती है कि जो आपके पास एक्चुअल यील्ड होती है उसको डिवाइड करना पड़ता है आपके पास थेरेटिकल यील्ड के साथ। मैं इसको बता देती हूँ किस तरह से। परसेंटेज यील्ड होती है नेचुरल यील्ड ओवर थेरेटिकल यील्ड। नेचुरल यील्ड का उसने आंसर दिया हुआ 0.198 और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। इसकी जगह इसकी वैल्यू, थेरेटिकल की जगह इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई 100 की, या जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 91.2% आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, जो कि आपके बी वाला आपका ऑप्शन बनता है। ये करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है 91.2%, जो कि बी वाला आपका ऑप्शन बनता है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट हमारे पास है मुख्तसर सवालात। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, किसी गैस का आरटीपी पर मोलर वॉल्यूम क्या होगा। इसका आंसर आपको पेज नंबर 15 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 15 पे आप यहाँ से करेंगे, गैसों के एक मोल का वॉल्यूम आरटीपी पर 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। इस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये बात खास तौर पर नोट करने के काबिल है कि तमाम गैसों के एक मोल में मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होती है और आरटीपी पर इनके वॉल्यूम्स भी एक जैसे होते हैं, ताहम इनके एक मोल के मैसेज सब मुख्तलिफ होते हैं। तो पहले वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, मोलर वॉल्यूम का तस्वर हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है। तो इसका आंसर जो है आपको पेज नंबर 15 पे मिलेगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे कि मोलर वॉल्यूम का नजरिया बहुत मुफीद है, क्योंकि ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम गैसों के दिए गए वॉल्यूम्स की मदद से इनमें मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद या इनके मैसेज मालूम कर सकें। तो सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ से करेंगे। फिलहाल मैं समझा नहीं रही क्योंकि इसकी अलग से वीडियोस आपकी टॉपिक की बनेंगी, उसी में आप लोग ये सारी चीजें जो है वो कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, मोलर वॉल्यूम का एवोगैड्रोस लॉ के साथ क्या ताल्लुक है। इसका आंसर बुक पे नहीं है, तो इसका आंसर मैं आपको वैसे लिखवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप यहाँ से करेंगे, एवोगैड्रोस लॉज के मुताबिक यकसा टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम इसके मोल्स की तादाद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी कानून के तहत एसटीपी पर किसी भी आइडियल गैस के एक मोल का वॉल्यूम हमेशा यकसा यानी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, जिसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये जाहिर करता है कि मोलर वॉल्यूम दरअसल एवोगैड्रोस लॉ का ही अमली नतीजा है, कि एवोगैड्रोस एवोगैड्रोस लॉ जो है वो मोलर वॉल्यूम का ही एक अमली नतीजा है। तो आप यहाँ तक ये इसका आंसर जो है वो करेंगे। उसके बाद आपके पास थर्ड वाला है, कहता है फोर्थ वाला है कि क्यों दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एक ही इंपीरिकल फार्मूला हो सकता है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 20 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 20 पे तो क्वेश्चन हमारा ये था कि दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एक ही इंपीरिकल फार्मूला हो सकता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे, किसी कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला इसमें मौजूद एटम्स की हकीकी तादाद को जाहिर नहीं करता, बल्कि इनमें मौजूद सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है। इसलिए ऐसा मुमकिन है कि बाज़ कंपाउंड्स के इंपीरिकल फार्मूलाज एक ही हों। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज का आप देख लें, एसिटिक एसिड का देख लें, दोनों का इंपीरिकल फार्मूला जो है CH2O होता है। तो साथ एग्जाम्पल भी होगी और इसके साथ इसकी मतलब कि आपने रीजन भी बता दी। ठीक है, तो फोर वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, कहता है परसेंटेज यील्ड क्यों अहम है। तो इसका आंसर आप लोग पेज नंबर 25 पे करेंगे। तो पेज नंबर 25 पे नेक्स्ट हमारे पास है मुख्तसर सवालात। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, किसी गैस का आरटीपी पर मोलर वॉल्यूम क्या होगा। इसका आंसर आपको पेज नंबर 15 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 15 पे आप यहाँ से करेंगे, गैसों के एक मोल का वॉल्यूम आरटीपी पर 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। इस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये बात खास तौर पर नोट करने के काबिल है कि तमाम गैसों के एक मोल में मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होती है और आरटीपी पर इनके वॉल्यूम्स भी एक जैसे होते हैं, ताहम इनके एक मोल के मैसेज सब मुख्तलिफ होते हैं। तो पहले वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, मोलर वॉल्यूम का तस्वर हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है। तो इसका आंसर जो है आपको पेज नंबर 15 पे मिलेगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे कि मोलर वॉल्यूम का नजरिया बहुत मुफीद है, क्योंकि ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम गैसों के दिए गए वॉल्यूम्स की मदद से इनमें मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद या इनके मैसेज मालूम कर सकें। तो सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ से करेंगे। फिलहाल मैं समझा नहीं रही क्योंकि इसकी अलग से वीडियोस आपकी टॉपिक की बनेंगी, उसी में आप लोग ये सारी चीजें जो है वो कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, मोलर वॉल्यूम का एवोगैड्रोस लॉ के साथ क्या ताल्लुक है। इसका आंसर बुक पे नहीं है, तो इसका आंसर मैं आपको वैसे लिखवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप यहाँ से करेंगे, एवोगैड्रोस लॉज के मुताबिक यकसा टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम इसके मोल्स की तादाद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी कानून के तहत एसटीपी पर किसी भी आइडियल गैस के एक मोल का वॉल्यूम हमेशा यकसा यानी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, जिसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये जाहिर करता है कि मोलर वॉल्यूम दरअसल एवोगैड्रोस लॉ का ही अमली नतीजा है,
कि एवोगैड्रोस जो है एवोगैड्रोस लॉ जो है वो मोलर वॉल्यूम का ही एक अमली नतीजा है। तो आप यहाँ तक ये इसका आंसर जो है वो करेंगे। उसके बाद आपके पास थर्ड वाला है, कहता है मोलर फोर वाला है कि क्यों दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एक ही एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 20 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 20 पे तो क्वेश्चन हमारा ये था कि दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एक ही एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे, किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला इसमें मौजूद एटम्स की हकीकी तादाद को जाहिर नहीं करता, बल्कि इनमें मौजूद सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है। इसलिए ऐसा मुमकिन है कि बाज़ कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूलाज एक ही हों। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज का आप देख लें, एसिटिक एसिड का देख लें, दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला जो है CH2O होता है। तो साथ एग्जाम्पल भी होगी और इसके साथ इसकी मतलब कि आपने रीज़न भी बता दी। ठीक है, तो 4 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है परसेंटेज यील्ड क्यों अहम है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 25 पे मिलेगा। तो उसने कहा कि क्यों अहम है। पहले तो आप परसेंटेज यील्ड के बारे में थोड़ा सा बता दें कि एक कीमियादान की दिलचस्पी का महवर आमतौर पर रिएक्शन की कारकर्दगी होती है, जिसको फीसदी यील्ड या परसेंटेज यील्ड से जाहिर किया जाता है। और इतना लिख के उसके बाद आप इसका फार्मूला लिखें। उसने कहा था कि क्यों अहम है, तो आप यहाँ बता दें एक सनती सतह पर जैसे अद्वियात, खाद या प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों में मुनाफे का दारोमदार परसेंटेज यील्ड पर होता है। इतना आपने इसमें बता देना है कि सनती सतह पर जो हम अद्वियात बनाते हैं उसमें जो मुनाफा हमें होता है उसका इन्हिसार जो है परसेंटेज यील्ड पर होता है। तो ये इतनी सी चीज़ आप इसमें लिख देनी है। उसके बाद कहते हैं अगर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार 49 ग्राम हो तो इस सोल्यूशन का इर्तिकाज मालूम करें। सबसे पहले इर्तिकाज का फार्मूला आना चाहिए। तो इर्तिकाज होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो उसने दिया हुआ है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी वैल्यू है लेकिन मोल्स की नहीं है, तो मोल्स हम पहले फाइंड करेंगे। तो मोल्स का असल में फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो सबसे पहले हमें मैस और मोलर मैस का पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मास उसने इधर दे दिया हुआ है, उसने कहा 49 ग्राम आपने मैस लेना है। ठीक है, अगर उसने कहा 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये तो हो गया वॉल्यूम जो कि हम लोग इधर पुट करेंगे। सोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार 49 ग्राम, मतलब कि उसका मैस कितना है 49 ग्राम। तो मैस की वैल्यू तो है 49 ग्राम। अब मोलर मैस निकालना है, तो H2SO4 का मोलर मैस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपके पास हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के आपके पास 4 है। अब हमें मोलर मैस के लिए असल में हमें क्या चाहिए होता है, मोलर मैस के लिए हमें एटम्स का पता होना चाहिए और इसके साथ उनका एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है जिसमें 2 एटम्स हैं, तो उन एटम्स को इनके जो है एटॉमिक मैस के साथ। अब हाइड्रोजन का हमें पता है एटॉमिक मैस 1 होता है, सल्फर का एटॉमिक मैस जो है आपके पास 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये एटॉमिक मैस मैंने लिखे हुए हैं। अब आपने बोला क्या करना है, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम है और उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर दरम्यान में प्लस का साइन लगाना है। सल्फर के लिए यहाँ नीचे 1 लिखा हुआ, तो 1 एटम है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 32, तो आपने 1 को 32 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस का साइन लगाना है, 4 को जो है 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इनको थोड़ा हल करोगे, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 32 और 4 को जब 16 से करोगे तो 64 आपके पास आएगा, तो 98 ग्राम जो है आपके पास मोलर मैस आ जाएगा। अब इस फार्मूले में पुट कर दो, मैस तो हमें पता है 49 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मैस अभी हमने निकाला है 98 ग्राम, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.5 मोल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, मोल्स की तादाद हमने फाइंड करनी थी। अब इर्तिकाज के लिए आपने लिखा मोल्स ओवर वॉल्यूम, तो मोल्स हमने कहा 0.5 ग्राम, ऊपर वो पुट किया और वॉल्यूम यहाँ से हमने देख लिया हमारे पास 1 था, तो 0.5 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो इर्तिकाज आपके पास 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।